सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये है आपका डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का नया संस्करण 2024 पवन सीरीज। इसके सभी प्रश्नों को हम डिस्कस करके लगभग खत्म करने वाले हैं। देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न मैं आपको करा चुका हूं, अति लघुत्तरी करा चुका हूं, लघुत्तरी में 5 पार्ट हो गए हैं प्रश्न संख्या 61 तक। ये आपका 6वां और एक पार्ट कल आपके लिए आ जाएगा 7वां पार्ट, जिसमें आपका पूरा जो है ये लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हो जाएगा। इसके साथ साथ आपका पूरा पवन सीरीज कंप्लीट हो जाएगा और पूरा राजन सीरीज इसी तरीके से मैं कंप्लीट करा चुका हूं। तो 2024 संस्करण, नई पवन सीरीज, नया राजन सीरीज, ये दोनों ही आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरीके से अब कहीं भी कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रह जाएगा, ठीक है। और दोनों सीरीज में कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर, ठीक। अब उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी और इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि इस क्लास को अब हम आगे लेकर के बढ़ें। और इसी तरीके से आपको सभी विषय जो है वह पढ़ाए गए हैं, सभी राजन सीरीज, सभी पवन सीरीज, सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सभी विषयों के सामने एक लिंक है, वह उस विषय का प्लेलिस्ट का लिंक है। उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो विषय से रिलेटेड आपको सभी क्लासेस देखने को मिल जाएंगे। तो कहीं ज्यादा भटकने की आवश्यकता कुछ नहीं है आपको। डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप पहुंच पा रहे हैं तो वहां से देख लीजिए, नहीं तो चैनल पे विजिट कर लीजिए। होम पेज पे ही मैंने आपके लिए सेमेस्टर वाइज क्लासेस लगा रखी हैं, तो आपको थर्ड सेमेस्टर वहां पे दिख जाएगा और थर्ड सेमेस्टर के सभी विषयों की क्लासेस दिख जाएंगी। एक एक प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी हर एक विषय की अलग, ठीक। तो इस तरीके से आप पूरा राजन सीरीज, पवन सीरीज कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लीजिए। आपकी पूरी तैयारी जो है वह हो जाएगी। मास्टर क्लास आपने देख ही लिया होगा, इतना बस आपको करना है, आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। और यहाँ मैं आपको एक बात और कहता हूँ कि डेली आपको प्रैक्टिस करना है। साथ ही साथ देखिए, थोड़ा समय गणित को आपको डेली देना होगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। जब आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी तो आपको कम समय लगेगा सॉल्व करने में, और जो फॉर्मूलेज हैं, जो फॉर्मूला है वह याद नहीं करना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात यह होगी। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छे ढंग से आप तैयारी कर पा रहे होंगे, उम्मीद है। अब कहीं भी कोई भी डाउट अगर आपको हो तो आपको नंबर दिख रहा होगा, मोबाइल नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे आज की क्लास में प्रश्न संख्या 62। निम्नलिखित सारणी में 50 शिक्षार्थियों का भार किलोग्राम में दिया हुआ है, उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए, भार किलोग्राम में 40 किलोग्राम के कितने छात्र हैं? 4, 42 के 12, 43 के 18, 44 के 10, 45 के 6, ठीक। अब समांतर माध्य हमको निकालना है। तो समांतर माध्य जब हम लोग निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, सभी जितने भी पद दिए रहते हैं, संख्याएं, आंकड़े जो दिए रहते हैं, उनका योग कर लेते हैं अंश में और बटे में लिखते हैं। जितने आंकड़े दिए होते हैं उसकी संख्या से भाग कर देते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, ये आंकड़े तो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको 5 ही, लेकिन 40 में 4 आंकड़े हैं, 42 के 12 आंकड़े हैं, 43 के 18, इस तरीके से, ठीक। तो इनको जोड़ने के से पहले आप देखिए, 40 4 है यानी कि 160 होगा। तो इनको जोड़ने के लिए पहले गुणा करके लिख लीजिए। तो एक अलग सारणी हम लोग बना लेते हैं, जिसमें लिखते हैं भार, उसके आगे भार की बारंबारता, ठीक। इसको x बोल देते हैं, इसको बारंबारता को फ्रीक्वेंसी f लिखते हैं, और इसको f इंटू x बोल देते हैं, फ्रीक्वेंसी और भार का गुणा। अब भार देखिए 40 है और बारंबारता है 4, तो गुणा कर देंगे। 40 को 4 बार जोड़ लीजिए या 4 से गुणा कर दीजिए, आ जाएगा 160। इसके बाद देखिए 42 के 12 हैं, तो 12 से गुणा कर दीजिए, 12 दूनी 24 के 4 हाथ से लगा 2, 12 चौक 48 और 2 50, ये आपका आ गया 504। इसके बाद देखिए तीसरा है आपका 43, और 43 के कितने हैं? 18 विद्यार्थी हैं। तो यह आपका कितना हो जाएगा? 18 3 54 के 4 हाथ से लगा 5, फिर 18 चौक 72, 72 और
77, ये आपका हो जाएगा 774। इसके बाद देखिए 44, 44 के कितने हैं 10, तो 10 का गुणा बहुत ही आसान, शून्य बढ़ा दीजिए 44 के आगे। इसके बाद देखिए 45 किलोग्राम के 6 स्टूडेंट, तो 6 बच्चे 30, 80 लगा 3, 6 चौक 24 और 3 27, ये टोटल आपके 50 विद्यार्थी। तो सिग्मा एफ, सिग्मा का मतलब जोड़, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी का जोड़, इनका जोड़ कितना आ जाएगा, जोड़ने की जरूरत नहीं है, 50 विद्यार्थी आपको बताया ही, 16 और 18 ये 34 हो जाएगा, 6 40 और 10 50। इसके बाद इसको जोड़ लीजिए सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ इंटू एक्स क्या आ जाएगा वैल्यू, देखिए 4 4 8 और इसके बाद 6 और 7 13, 13 और 4 17 और 17 और 7 24 के 4 हासिल लगा 2, 2 1 3, 3 और 5 8, 8 और 7 15 और 4 19, 2 21, 21 48, तो 2148। तो यहां से समांतर माध्य लिख दीजिए, ये बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स है आपका 2148 और बटे सिग्मा एफ 50 शिक्षार्थियों का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 214.8, 10 से भाग हो जाएगा ऊपर बटे 5। अब 5 से काट लीजिए तो हो जाएगा आपका 4, 4 और 2, ठीक। उसके बाद बच जाएगा, फिर दशमलव लगा दीजिए 48 हो जाएगा और ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 6, 42.96। जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 42.96 समांतर माध्य आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से हमने क्या किया कि हमको 40 किलोग्राम वाले यहाँ पे बच्चे दिए गए थे, 42 43 44 और 45 किलोग्राम के कितने कितने बच्चे हैं वो दिए गए थे, इनके भार का समांतर माध्य हमको निकालना था। तो पहले तो हमने fx निकाल लिया, fx के बाद सिग्मा fx निकाल लिया और समांतर माध्य का फॉर्मूला लगा दीजिए और यहाँ पे हमको वैल्यू मिल गई, ठीक। तो इस तरीके से ये आपका प्रश्न संख्या 62 आप बहुत ही आसानी से कर लिए होंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 63 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 63 कह रहा है कि यदि निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे एक आंकड़ा दिया गया है जिसका समांतर माध्य पहले ही दिया गया है और एक वैल्यू k है जिसका मान हमको निकालना है। k क्या है, जैसे 5 जो है 6 बार आ रहा है, 15 4 बार, 25 3 बार, 35 k बार आ रहा है और 45 2 बार। तो ये 35 जो k बार आ रहा है यही k का मान आपको निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले जब इस तरीके से आपको सारणी में दिया है तो सबसे पहले जब समांतर माध्य आपको निकालना होगा तो पद और बारंबारता का गुणा आपको निकालना होगा, ठीक। तो पद आप लिख दीजिए, बारंबारता लिख दीजिए और इसके बाद इन दोनों का गुणा लिख दीजिए। पद है देखिए 5, 15, 25, 35 और 45। अब 5 का बारंबारता है 6, 15 का 4, 25 का 3, 35 का k है और 45 का 2 है। अब गुणा कर लीजिए, 5 6 30, 15 चौक 60, 25 3 75, 35 का गुणा k में तो ये 35 k लिखा जाएगा और फिर 45 दूनी 90। अब देखिए जोड़ लीजिए, सिग्मा एफ जो है आपका फ्रीक्वेंसी का जोड़ कितना आ जाएगा, 6 4 10 3 13 और 2 15 और धन के तो जुड़ेगा नहीं तो इसको अलग से लिख देंगे 15 धन के। और यहाँ पे अब जोड़िए 30 और 60 90 और 75 हो जाएगा 165 और 90 कितना हो जाएगा 255, 255 और ये 35 के अलग रहेगा, ये इसको लिख दीजिए अलग से 35 के, ठीक। तो वैल्यू कितना आ गया, सिग्मा एफ आ गया 15 धन के और सिग्मा एफ एक्स जो आ गया आपका सिग्मा एफ एक्स ये बराबर आ गया 255 धन 35 के।
अब वैल्यूज पुट कर लीजिए यहां से। आपको समांतर माध्य का फॉर्मूला पता है, समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। अब समांतर माध्य की वैल्यू आपको पता है 21.5 है। सिग्मा एफ एक्स आपका कितना है 255 धन 35 के, 255 धन 35 के, और सिग्मा एफ कितना है 15 धन के। अब इसके बाद यहाँ इसको सॉल्व करिए। देखिए 21.5 के बटे में कुछ है नहीं, बटे में क्या होता है 1 होता है। अब तिर्यक गुणा कर लीजिए, 1 का गुणा 255 धन 35 के में हो जाएगा, तो ये इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ 21.5 का गुणा आपका हो जाएगा 15 धन के में। ठीक, सॉल्व करिए। अब ये हो जाएगा आपका 255 धन 35 के, और गुणा कर लीजिए 21.5 में आपका गुणा हो जाएगा 15 का। देखिए 5 × 5 = 25 के हाथ के 5 हाथ से लगा 2, 5 का नाम 5 2 7, तो 5 दूनी 10, फिर 1 से गुणा करेंगे तो 5 1 2, और ये हो जाएगा 5 और 7 और 5 12, फिर लगा 1, ये 2, ये 3, 32, और एक स्थान पे दशमलव लगेगा तो हो जाएगा आपका 322.5, 322.5, और ये 21.5 के। अब 21.5 के उधर ले आइए और 255 उधर भेज दीजिए, तो 21.5 के इधर आके माइनस में हो जाएगा और 35 के में से घट जाएगा, तो 21 और ये 22 के समझिए घटेगा तो 13 के बचेगा। अब ये देखिए 255 उधर जाएगा, 322.5 में से घटेगा, तो यहाँ पे बचा है आपका देखिए 300 में 45 और 22, 45 और 22 आपका कितना हो जाएगा 45 धन 22 हो जाएगा 7, और ये आपका हो जाएगा 6, 67.5, ये 67.5 बच जाएगा। अब इसके बाद के की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के बराबर लिख सकते हैं 67.5 बटे 13.5। ठीक, अब 13 25 65 होता है, और 0.5 बढ़ रहा है, 0.5 का 5 बार गुणा होगा तो 2.5 आएगा, और 2.5 ये अधिक है, यानी कि ये कट जाएगा आपका 5 बार में। ठीक है, तो k का मान कितना आ जाएगा आपका 5, यानी कि यहाँ पे बारंबारता कितनी रही होगी 35 5 बार आया रहा होगा, तब आपका समांतर माध्य कितना आएगा 21.5। ठीक है, तो यहाँ से आप चीजें समझ गए कि k का मान अगर मान लेते हैं एक बारंबारता नहीं दिया है आपको और समांतर माध्य दिया है, तो वह एक बारंबारता भी आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये प्रश्न आप समझ गए होंगे आसानी से, उम्मीद है 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 64 है, 10 12 इस तरीके से आपको संख्याएं दी हैं कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब कुछ भी आंकड़े आपको दिए हों और उसकी माध्यिका ज्ञात करना है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, माध्यिका निकालने से पहले का ही काम होता है कि आपको जो भी संख्याएं दी गई हैं उनको एक क्रम में आप लगा दीजिए, चाहे बढ़ते क्रम में चाहे घटते क्रम में। तो हम यहाँ पे बढ़ते क्रम में लगा लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है, ये देखिए 10 12 8 9 11। अब देखिए एक डिजिट में दो ही संख्याएं हैं 8 और 9, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गई हमारी 8। ठीक, उसके बाद आ रही है 9, तो 9 लिख लीजिए। अब इसके बाद देखिए 10 आ रहा है, 10 एक बार और 2 बार आ रहा है 10, तो 10 को यहाँ हम 2 बार लिख लेंगे। इसके बाद देखिए 10 के बाद क्या आ रहा है, 10 के बाद यहाँ पे 11 आ रहा है, तो 11 को लिख लेंगे। 11 और कहीं आ रहा है और कहीं 11 नहीं आ रहा है। 11 के बाद क्या आ रहा है देखिए 12, 12 और कहीं आ रहा है, 12 और कहीं नहीं आ रहा है। 12 के बाद आप देखेंगे आ रहा है 13, 13 को लिख लेंगे। 13 के बाद आप देखिए ये तो संख्याएं हो गई, 19 बचा है, 20 बचा है, 22 बचा है। ठीक, तो 13 के बाद सीधे 19 आ रहा है, 19 के बाद सीधे 20 आ रहा है, 20 के बाद 22। ठीक, तो यहाँ पे ये सभी संख्याएं हमने लिख लिया। देखिए 4 4 8 2 10, यहाँ पे आप देख लीजिए 4
4 8 और 2 10 संख्याएं दी थी। 10 संख्याओं को हमने बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया। ये थोड़ा सा क्रॉस चेक करते रहना जरूरी है कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे हमने सभी संख्याओं को लिख लिया है या नहीं। अब इसके बाद देखिए ये n की वैल्यू कितनी है, कितने आंकड़े हैं यहाँ पे, कितनी संख्या है 10, जो कि सम संख्या है, ठीक, इवन नंबर है। तो ऐसे में माध्यिका का जो फॉर्मूला लगता है वह लगता है, माध्यिका के दो फॉर्मूले होते हैं, एक विषम संख्याएं जब दी होती हैं तब, और जब सम संख्याएं दी रहती हैं, संख्याओं का जो आंकड़ों की संख्या है वह अगर सम है तो ये होता है n बटे दोवें पद का मान धन n बटे 2 धन 1, ये अलग से है, भिन्न से अलग है, वे पद का मान। और अब देखिए दो चीजें जुड़ रही हैं तो यहाँ नीचे 2 से भाग भी होता है एवरेज लेने के लिए, ठीक। तो पूरे के बटे 2 है। अब n बटे 2 यानी कि 5 बटे 2, यहाँ पे n बटे 2 यानी कि 10 बटे 2, और इसका मान कितना आ जाएगा 5। तो इसका मान आ गया 5, पांचवें पद का मान, पांचवें पद का मान, और ये हो गया आपका धन n बटे 2 धन 1, n बटे 2 का मान आएगा 5 और धन 1 यानी कि 66वें पद का मान, और बटे है 2। अब देखिए पांचवें पद का मान है क्या, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो गलती कर जाएंगे, आपने जो क्रम से लगाया है वहीं पे आप देखेंगे पांचवा पद, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 11 है आपका पांचवा पद और 12 है आपका छठवां पद, ठीक। तो 11 धन 12 बटे 2, ये आ जाएगा आपका 23 बटे 2, जो कि मान आ जाएगा आपका 11.5। वैल्यू कितनी आ गई 11.5, यानी कि माध्यिका जो आ गया आपका वह 11.5 आ जाएगा, ठीक। और अगर यही प्रश्न आपको बहुविकल्पीय में दिया होता तो आप क्या करते, जैसे 10 संख्याएं दी हैं, 10 में से 2 घटाया 8 आया, 8 में 2 का भाग दिया 4, तो 4 संख्याएं इधर छोड़ दीजिए, 4 संख्याएं इधर छोड़ दीजिए, ये बची बीच की 2 संख्याएं जो 10 में से हमने 2 घटाया था, ठीक, वही 2 है ये। अब इन्हीं दोनों संख्याओं का एवरेज ले लीजिए, 11 को 12 में जोड़ेंगे और भाग करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 23 बटे 2 यानी कि 11.5, ठीक। अगर आपको बहुविकल्पी में पूछता है यही प्रश्न तो आपको बस संख्याओं को क्रम से लगा लेना है, आपको बीच के 2 पद मिल जाएंगे, या अगर विषम संख्या दी रहेगी तो बीच का केवल 1 पद मिलेगा जो आपका माध्यिका हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से ये प्रश्न आप समझ गए। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 65 है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक। बहुलक कौन सा पद होता है, बहुलक होता है हमारा जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वह पद। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे बारंबारता सबसे अधिक है 26 की, तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, 26 के पहले जो पद लिखा है वही हमारा बारंबारता हो जाएगा, ठीक है। तो 20 सबसे अधिक बार आया है 26 बार, तो बहुलक क्या होगा 20 होगा, ना कि 26। कई लोग 26 लिख देंगे जल्दबाजी में, नहीं, आपका बहुलक जो होगा 20 होगा, क्योंकि 20 की बारंबारता सबसे अधिक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 66 है, एक घन की भुजा 3 सेमी, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। घन है तो घन का आयतन कितना होता है, वॉल्यूम होता है उसके भुजा का क्यूब, उसके भुजा के घाते 3। तो यहाँ पे इसका भुजा दिया गया है 3 और 3 के घाते 3, यानी कि 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 और सेंटीमीटर दिया गया है, तो ये घन सेंटीमीटर इसका मान आ जाएगा, ठीक। तो घन का भुजा दिया गया है, उसका आयतन आप बहुत ही आसानी से निकाल लोगे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 67 है, एक घन की कोर 5.5 सेंटीमीटर, उसका आयतन संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। एक घन का कोर मतलब भुजा, आपको ए दे दिया गया, उसकी भुजा 5.5 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन कितना हो जाएगा, ए क्यूब
ए क्यूब का मान कितना आ जाएगा 5.5 गुणे 5.5 गुणे 5.5। अब गुणा कर लीजिए 5.5 गुणे 5.5, 5 पच्चे 25, हाथ से लगा दो, 5 पच्चे 25, 2 27। फिर यही आ जाएगा आपका, ये आ गया 5 7 और 5 12 और हासिल लगा 1 9 1 10 के 0 और 3, ये आपका आ जाएगा 30.25। 30.25 गुणे 5.5 कर लीजिए। अब गुणे 5.5 यहाँ पे कर लेंगे हम, गुणा कर लीजिए 5.5 का, 5 पच्चे 25 के 5 हाथ से लगा 2, 5 दूनी 10, 2 12 हाथ से लगा 1 और 5 तिया 15। फिर यही हो जाएगा 5 2 1 5 1, हो जाएगा 5 7 3 और ये 6, ये 6 और ये 1, 166.375, 166.375। ठीक, तो 30 का 30 पच्चे आपका कितना होता है 150 और इसका आधा 15 और, तो बिल्कुल सही आ रहा है हमारा, लगभग यही 165 के आसपास आता ही। तो दशमलव में इतनी संख्याएं ज्यादा हो रही हैं तो इस वजह से इतना ज्यादा आएगा, 166.375 घन सेंटीमीटर। ये आ गया आपका आयतन। इसके बाद देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। संपूर्ण पृष्ठ ये घन है, घन का एक पृष्ठ कितना होता है। अगर एक घन है, ठीक है, एक घन है, घन में 6 फलक होते हैं, तो कोई एक फलक जो होता है आपका, उसका एरिया कितना होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पे लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाता है क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये हो जाता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। ठीक, ये होता है और ये हो जाएगा 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, यानी कि 5.5 का स्क्वायर, और ये आपने गुणा करके निकाल रखा है, कितना आया 30.25। तो 6 का गुणा कर लीजिए 30.25 में ही वैल्यू हो जाएगा। देखिए 6 पच्चे 30 पे हासिल लगा 3, 6 दूनी 12 और 3 15 के 5 हासिल लगा 1, 6 0 और 1 ये, और 6 त्रिक 18, ये हो जाएगा आपका 2 स्थान पे दशमलव 181.50 वर्ग सेंटीमीटर में आ जाएगा, क्योंकि ये क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ क्या होता है क्षेत्रफल होता है, तो ये वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। 2 बार गुणा होता है इसमें लंबाई का, तो ये वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 68 है। यहाँ पे लकड़ी के घनाभ के आकार के टुकड़े की लंबाई 75 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो इसमें से 15 सेंटीमीटर लंबे, 3 सेंटीमीटर चौड़े तथा 1 सेंटीमीटर ऊंचे कितने गुटके बनाए जा सकते हैं। अब एक बड़ी लकड़ी है, बड़ी लकड़ी है जो किस आकार की है, घनाभ की आकार की है, और उसमें से बोल रहा है कि काट काट के हमको क्या बनाना है, गुटके बनाना है, और गुटके का भी साइज दिया हुआ है। ठीक, और बोला कि कितने गुटके बनाए जा सकते हैं, ये आप बताइए, उसकी संख्या बताइए। तो संख्या जो है आप किस प्रकार से बताओगे, किस तरीके से निकालोगे, ये समझिए पहले कि कैसे आप सॉल्व करोगे। खुद से सोचो, आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास करो। जिन लोगों ने राजन सीरीज से सॉल्व किया होगा, राजन में भी मैंने ये प्रश्न सॉल्व कराया है। अब आप समझिए कि आपके पास एक इस तरीके से 40 लीटर मिल्क है, दूध है, ठीक, और आपको 5-5 लीटर लोगों को देना है, 5-5 लीटर आपको बांटना है मिल्क। ठीक, तो कितने लोगों को आप बांट लोगे, ये आप कैसे निकालोगे। आप 40 में 5 से भाग कर दोगे, आपको पता चल जाएगा कि 8 लोगों को मैं बांटूंगा 5-5 लीटर मिल्क, तो ये 40 लीटर मिल्क जो है वह खत्म हो जाएगा। ठीक,
तो ये भी देखिए 40 लीटर भी क्या होता है, ये आपका आयतन होता है, ये भी जगह घेरता है। और ये 5 लीटर भी आपका क्या होता है, ये भी आपका 5 लीटर, ये भी आपका आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, ये भी जगह घेरता है। ठीक, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने ये जो बड़ा आयतन है इसमें छोटे आयतन से भाग हमने कर दिया है, तब हमको संख्या मिल गया है। तो वही हमको यहाँ पे भी करना है, इस प्रश्न में भी करना है। हमको बड़े आयतन में से काट करके छोटा छोटा आयतन बनाना है। ठीक, तो कितने आयतन बनेंगे, कितने गुटके बनेंगे, ये देखने के लिए जो हमारा बड़ा घनाभ है उसके आयतन में हम भाग कर देंगे छोटे आयतन जो गुटके का आयतन है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं गुटके की संख्या बराबर हो जाएगा लकड़ी के घनाभ का आयतन बटे एक गुटके का आयतन। एक ये आपका हो गया गुटके की संख्या। अगर आपको देखना है तो ये हो जाएगा आपका लकड़ी के घनाभ का आयतन और बटे एक गुटके का आयतन। अब लकड़ी के घनाभ का आयतन क्या होगा, आप देखिए घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई है आपका 75, चौड़ाई है 15, ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। तो इसको लिखिए 75 गुणे 15 गुणे 5 और बटे में एक गुटके का साइज क्या है, ये भी आपके घनाभ का साइज है 15, 3 और 1। 15 गुणे 3 गुणे 1। अब देखिए 15 पच्चे 75 और 3 पच्चे 15, नीचे बचा 1, ऊपर बचा है 5 गुणे 5 गुणे 5 जो कि हो जाएगा 125। 125 गुटके जो है वह बनाए जा सकते हैं इस लकड़ी के घनाभ से। ठीक, तो इस तरीके से आपको संख्या मिल गया कितना, 125। बहुत ही सिंपल ढंग में मैंने आपको ये प्रश्न समझाया है, बस आयतन कंजर्व होगा। ठीक है, आयतन कहीं जाएगा नहीं। आयतन जो बड़ा आयतन है उसको हम छोटा काट काट के कर रहे हैं, तो आयतन जो है वह दोनों का तो समान रहेगा। छोटे जितने गुटके बनेंगे वो, और जो बड़ा वाला आयतन है तो इसी पे ये सॉल्व होता है। हम छोटे वाले आयतन से बड़े वाले आयतन में भाग कर देते हैं, हमको पता चल जाता है कि उस बड़े वाले आयतन में इस छोटे भाग के कितने आयतन बन सकते हैं। तो इस तरीके से ये प्रश्न आपका हो गया। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 69 है, 10 सेमी भुजा के दो घनों को बराबर सटा करके रखने पर प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब दो घन जो है जिसका 10-10 सेंटीमीटर भुजा है उसको जब सटा के रखेंगे तो आप देखेंगे घनाभ बनेगा। ठीक, कैसे, ये आपका एक मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का घन है। ठीक, इसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। ऐसा ही एक घन और आप अगर ले लेंगे, ठीक है, ऐसा ही सेम एक घन और अगर आप ले लें यहीं पे, तो ये जो है आपको देखिए 10-10 सेंटीमीटर के दो घन जो हैं वह सटा करके रखे हैं। इस तरीके से यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे आप समझिए कि आपके पास दो चौक के डिब्बे हों और बिल्कुल ऐसे सटा करके आपने रख दिया। ठीक है, दो चौक के डिब्बों को, वैसे ही ये आकृति आपको दिख रही है। अब पहले ये जब अलग अलग थे तो घन थे, अब दोनों को जब सटा दिया गया है तो ये आपको एक 20 सेंटीमीटर लंबा जो है और चौड़ाई तो वही रहेगी, देखिए 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी वही रहेगी 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये आपको दिख रहा है कि पहले जो दो घनाभ थे 10-10 सेंटीमीटर के, वो जब सटा करके रखे गए तो 20 सेंटीमीटर लंबाई का और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक
घनाभ बनता हुआ आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, तो ये घनाभ आपका बन गया। इसी घनाभ का आपसे पूछ रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब संपूर्ण पृष्ठ इसका क्या होगा? देखिए, जब घन रहता है तो छह फलक बराबर रहते हैं और वहां पे संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 6 गुणे भुजा का वर्ग। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये लंबाई वाला एक आगे वाला फलक, एक पीछे वाला फलक, एक इधर वाला फलक, इधर वाला फलक और ऊपर वाला और नीचे वाला। ठीक है, दो का जोड़ा बनेगा जो बराबर फलक होंगे। ठीक है, जितना ये होगा उतना ही जस्ट नीचे वाला होगा और जितना इधर वाला होगा उतना इधर वाला होगा और जितना सामने वाला होगा उतना पीछे के साइड वाला होगा। तो ये हो जाता है 2 गुणे और तीनों फलक का आप मान निकाल लीजिए। ये जो सामने वाला है आपका, ये होगा लंबाई और गुणे ऊंचाई। यहाँ पे अगर आप बोल दोगे या चौड़ाई इसे बोल दीजिए। ठीक है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, आपको फॉर्मूला जो मिल जाता है यही मिल जाता है, लंबाई गुणे चौड़ाई और धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई और धन ऊंचाई गुणे लंबाई। यही आपको फॉर्मूला मिल जाता है। ठीक है, और याद करने की रखने की जरूरत नहीं है, आप बस एक बार ये फॉर्मूला देख लोगे, एक बार लंबाई का चौड़ाई में, फिर धन चौड़ाई का ऊंचाई में और फिर क्या रह गया? ऊंचाई का लंबाई में। तो ये फॉर्मूला हो जाता है। ये हो जाएगा आपका 2 गुणे लंबाई है 20, चौड़ाई है 10, फिर चौड़ाई है 10, ऊंचाई है 10 और ये ऊंचाई है 10 और इसके बाद ये धन का निशान है। देखिए, ये आपका है धन का निशान और गुणे 20, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए 2, 20 का गुणा हो गया तो ये हो गया 200, ये हो गया 100, ये हो गया आपका 200। अब 2 गुणे इनको जोड़ेंगे आप तो ये हो जाएगा 500 और ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 1000 और सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर इसको लिख सकते हैं। तो 1000 वर्ग सेंटीमीटर इसका मान आ जाएगा। यहाँ पे आसानी से आप निकाल सकते हो, 2018 में पूछा हुआ यह प्रश्न है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 70 है। एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर 100 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेमी हो तो आयतन ज्ञात कीजिए। अब एक बेलन सिलेंडर की बात की जा रही है, जैसे आपके घरों में गैस वाला सिलेंडर आता है, वैसे ही सिलेंडर का यहाँ पे समझिए कि आपको इसके आधार का क्षेत्रफल आपको दिया गया है। देखिए 100 वर्ग सेंटीमीटर और इस बेलन की ऊंचाई आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसका आपसे आयतन पूछ रहा है। तो आयतन जो होता है लंबवृत्तीय बेलन का, वह होता है इसके आधार का क्षेत्रफल, यानी कि पाई आर स्क्वायर और गुणे इसकी ऊंचाई, यही होता है। अब यहाँ पे देखिए आपको इसके आधार का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दिया गया है। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपको कितना दिया गया है? 100। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर की जगह 100 रखिए और ऊंचाई आपको दिया गया 10 सेंटीमीटर। 100 गुणे 10 ये हो जाएगा आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर के घाते 3, जैसा लिखा गया है, हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका आसानी से उत्तर हो जाएगा। देखिए इसका क्षेत्रफल आपको दिया गया है 100 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसी 100 का गुणा, ये ऊंचाई 10 में हो जाएगा, ये 1000 वर्ग सेंटीमीटर आपका इसका आयतन आ जाएगा। ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 71 है। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी तथा ऊंचाई 12 सेमी है। शंकु का आयतन तथा वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए फिगर बना दे रहा हूं। ठीक है, आपको परीक्षा में इसको फिगर को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, अब देखिए एक शंकु है, शंकु ये जोकर की टोपी। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, जो आधार की त्रिज्या है वह 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है वह 12 सेंटीमीटर है। इसकी जो ऊंचाई है यह कितनी है? ये 12 सेंटीमीटर है। अब आपसे पूछ रहा है शंकु का आयतन तथा इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखिए शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है जितना आपका बेलन का आयतन, अभी आपने बेलन देखा था ना, उसका आयतन का 1/3 होता है। 1/3 लिखिए
और बेलन का आयतन लिख दीजिए पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यही तो होता है बेलन का आयतन। तो ये फॉर्मूला आपका बन जाता है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन 1/3 होता है बेलन के आयतन का। ठीक, अब यहाँ वैल्यूज आप पुट कर दीजिए। अब यहाँ देखिए वैल्यू रखेंगे 1/3 गुणे पाई 22/7 और त्रिज्या है आपका 3.5, जिसको हम लिख सकते हैं 7/2 भी, और 7/2 का स्क्वायर है ये एच आपका 12 है। ठीक, तो 3 से 12 को काटेंगे, 4 बार में कट जाएगा और इसके बाद ये हो जाएगा आपका 22 गुणे 4/7, इस 4 को यहाँ गुणा कर दिया हमने, और ये 7/2 का स्क्वायर है तो हो जाएगा 7 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 2, 7 से 7 काट दीजिए, 2 दूनी 4 होता और ये 4 आपका कट जाएगा। अब यहाँ बचा है आपका 22 गुणे 7, 7 का गुणा कर दीजिए 22 में, 7 दूनी 14, हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 1 15, 154 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। ये आ गया आपका शंकु का आयतन। शंकु का आयतन आपने निकाल दिया। अब शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई इंटू आर इंटू एल, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, शंकु का जो वक्र पृष्ठ हो गया वह हो गया पाई आर एल। अब यहाँ एल क्या है? एल आपकी ये तिरछी ऊंचाई है। अगर ये आपका ये ए बिंदु है, ये ओ और ये बी, तो ये जो ए बी है, ठीक है, ये आपकी तिरछी ऊंचाई होती है, और ए और ओ जो होता है ये ऊंचाई अगर केवल लिखा है तो ये लंबवत ऊंचाई हो गई। अगर कहीं पे तिरछी ऊंचाई लिखा है तभी ये ए बी होगा। अब आप देखिए कि ये ए बी का मान कितना होगा। तो ए बी का मान अगर आप निकालो तो आप देखेंगे कि ये ए बी जो होगा वह कितना होगा। आप इसमें देखिए ए ओ बी, इस त्रिभुज में आप देखेंगे त्रिभुज ए ओ बी में ये कैसा त्रिभुज है? देखिए लंबवत दूरी है तो ये 90 अंश का कोण होगा, ये एक समकोण होगा। ठीक, ये त्रिभुज क्या होगा? एक समकोण त्रिभुज होगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं समकोण के सामने की भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ओ बी का स्क्वायर, देखिए हम तिरछी ऊंचाई निकाल रहे हैं तो ये ए बी हमारा क्या है? एल है, तो एल का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर, और ये ओ बी का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा? 7/2 रखेंगे तो 49/4 ये हो जाएगा। ठीक, अब इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे एल स्क्वायर बराबर, हर समान करिए 4, तो इस यहाँ हर एक था 4 का गुणा हो जाएगा ऊपर, 4 चौक 16 हासिल लगा 1, फिर 4 चौक 16 1 17 हासिल लगा 1, फिर 4 1 9 4 1 5 576 आ जाएगा और धन 49। फिर एल स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 49, यानी कि 50 से एक कम अगर आप इसमें जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 625/4, और एल बराबर हो जाएगा √625/4। 625 और 4 दोनों ही आपके स्क्वायर होते हैं। 625 देखिए 25 का स्क्वायर होता है और 4 जो होता है 2 का स्क्वायर, तो इसको 25/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे करनी जो है हट जाएगी और एल का जो मान आ जाएगा वह 25/2 आ जाएगा। ठीक, एल का मान आ गया 25/2, यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए 22/7 गुणे आर है 7/2, एल है आपका 25/2। अब 2 से काट दीजिए आप 22 को, 11 बार में कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा यहाँ पे आपका। अब नीचे हर में बचा है 2, ऊपर बचा है 11 गुणे 25/2, यही वैल्यू आपकी बची है। अब गुणा कर लीजिए, 11 5 55 हासिल लगा 5, 11 दूनी 22 और 5 27/2। अब 2 से भाग कर दीजिए, ये 2 से भाग करिए 1, फिर 2 से भाग करेंगे 7 में 3, 1 बचा है और ये हो जाएगा 15 और जाएगा 7 बार 14, और 1 में फिर 1 जो हो जाएगा दशमलव लगाएंगे तो 10 बन जाएगा, 5 बार जाएगा 137
सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो यहाँ पे वक्र पृष्ठ जो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा या वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसके सूत्र में आर और एल है, सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, दो लंबाइयां हैं, दो लंबाइयों का गुणा हो रहा है, तो सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ये आपका आयतन कितना है, 154 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो ये आप आयतन और वक्र पृष्ठ आसानी से निकाल लोगे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 72 है, वृत्त क्या है, इसकी परिधि, जीवा तथा वृत्तखंड को समझाइए। वृत्त क्या है, इसकी परिधि, जीवा तथा वृत्तखंड को समझाइए। तो देखिए सर्कल वृत्त क्या है, यदि एक समतल में कोई बिंदु इस तरह गतिमान हो कि समतल में दिए गए निश्चित बिंदु से उसकी दूरी सदा नियत रहती है, तो इस बिंदु के पथ द्वारा बनी आकृति को वृत्त सर्कल कहते हैं। स्थिर बिंदु को वृत्त का सेंटर केंद्र कहते हैं तथा इस केंद्र से वृत्त के प्रत्येक बिंदु की दूरी नियत को वृत्त का त्रिज्या रेडियस कहते हैं। तो यहाँ पे अब वृत्त का परिभाषा आप पढ़ रहे हैं कि वृत्त का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। ठीक, तो सबसे पहले दो बिंदु होते हैं। एक जो होता है आपका निश्चित बिंदु होता है, इसको हम बोलते हैं केंद्र। ठीक, और इस बिंदु से एक निश्चित दूरी पे, एक बिंदु जो होता है, इस बिंदु से एक निश्चित दूरी पे हमेशा उतनी ही दूरी मेंटेन करके गतिमान रहता है, एक नियत दूरी पे गतिमान रहता है। ठीक, एक नियत दूरी हमेशा मेंटेन करता है और इस तरीके से वह गतिमान रहता है। तो ये आपका जो फॉर्म होता है, ठीक है, इस तरीके से जो ये पथ बनता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसी को वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट बन नहीं रहा है, लेकिन अभी मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूं। ये एक नियत दूरी इस तरीके से ये आपका क्या बन जाता है, ये आपका वृत्त बन जाता है। तो इस तरीके से ये आपका जो नियत बिंदु है यह केंद्र कहलाता है, जो नियत दूरी है वह त्रिज्या, और जो पथ होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे परिधि कहते हैं। तो एक समतल में कोई बिंदु इस तरह गतिमान हो कि समतल पे दिए गए एक निश्चित बिंदु से उसकी दूरी सदा नियत रहती हो, तो इस बिंदु के पथ द्वारा बनी आकृति वृत्त सर्कल कहलाती है। स्थिर बिंदु जो है वह वृत्त का केंद्र है तथा इस केंद्र से वृत्त की प्रत्येक बिंदु की जो दूरी होती है वह नियत होती है। इस केंद्र से कहीं भी आप मिलाओगे इस परिधि तक की दूरी वह हमेशा नियत रहती है। इसी को क्या कहते हैं, इसी दूरी को त्रिज्या रेडियस कहते हैं। ठीक, अब परिधि सर्कमफ्रेंस क्या है, तो वृत्त के परिमाप को वृत्त की परिधि कहते हैं। यही परिमाप जो है इसी को परिधि कहते हैं। वृत्त की जीवा और व्यास, कॉर्ड एंड डायमीटर ऑफ ए सर्कल, तो वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। तो वृत्त पे किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले, कहीं पे पॉइंट ए है, कहीं पे पॉइंट बी है, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है उसको क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। तथा ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होके जाए वृत्त का व्यास कहलाती है। अब यही ए बिंदु से निकल करके और केंद्र से होकर के कोई यहाँ सी बिंदु तक जाए, तो ये एसी रेखा जो होगी वह क्या कहलाएगी, जीवा। कौन सी जीवा, व्यास कहलाएगी। जीवा तो बोलेंगे ही, लेकिन ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होगी और इसे व्यास बोलते हैं, और ये त्रिज्या की दोगुनी होती है। ओए ये त्रिज्या है आपका, आर ओसी ये भी त्रिज्या है। ठीक, इसके बाद देखिए वृत्तखंड क्या होता है, सेगमेंट। तो वृत्त की जीवा को दो भागों, वृत्त की जीवा वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है। इन दो भागों में से प्रत्येक भाग को वृत्तखंड कहते हैं। छोटा भाग लघु वृत्तखंड तथा बड़ा भाग दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। इन खंडों में से प्रत्येक को दूसरे का एकांतर कहते हैं। अब देखिए, जब कोई वृत्त इस प्रकार है और इसको किसी जीवा ने इस प्रकार से काट दिया दो भागों में, ठीक, तो ये ऊपर वाला थोड़ा सा बड़ा भाग आपको दिख रहा है, नीचे वाला छोटा, तो ये जो हो जाता है ये ऊपर वाला वृत्तखंड, ये नीचे वाला वृत्तखंड हो जाएगा आपका।
और ये बड़ा रहेगा तो ये दीर्घ, ये छोटा रहेगा तो लघु वृत्तखंड। इस तरीके से ये हो गया आपका वृत्त क्या है, परिधि क्या है, जीवा क्या है, वृत्तखंड क्या है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 73 है, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे स्थित हो। अब यहाँ पे समझिए कि आपको एक वृत्त दिया गया है, इस वृत्त में क्या आपको बताया गया, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे स्थित जीवा की जो लंबाई है वह 24 सेंटीमीटर है। ठीक, ये आपका वृत्त का केंद्र हो गया और एक जीवा है जो इस केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है और इस जीवा की जो लंबाई है वह 24 सेंटीमीटर है। ठीक, ये वृत्त का केंद्र O है। इसके बाद क्या कह रहा है, उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे स्थित हो। ठीक है, तो इसी वृत्त में आपसे पूछ रहा है कि ये 5 सेंटीमीटर की जगह ये अगर कहीं यहाँ पे एक जीवा हो जो 12 सेंटीमीटर की दूरी पे स्थित हो तो उसकी लंबाई कितनी होगी यह आप बताइए। ठीक है, तो केंद्र पे जो आपका व्यास रहता है वो जीवा सबसे लंबी होती है। अब जैसे केंद्र से दूरी जो होता है वह बढ़ता जाता है, वह जीवा की जो लंबाई है, देखिए जीवा जो है वह सिकुड़ती जाती है, जीवा जो है वह सिकुड़ती जाती है। तो इस तरीके से इसको आप चाहें तो समानुपात से भी सॉल्व कर सकते हैं और चाहे तो आप फिगर से भी, पाइथागोरस प्रमेय के मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चाहे आप समानुपात से सॉल्व करके एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूं। तो देखिए, केंद्र से दूरी और जीवा की लंबाई, यही दो चीजें हैं, दो राशियां हैं जो आपस में रिलेटेड है। अब केंद्र से जब दूरी है 5 सेंटीमीटर तो जो जीवा की लंबाई है वह 24 है और यही जब 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, जब दूरी बढ़ेगी तो आप देख रहे हैं कि जीवा की लंबाई जो है वह कम हो रही है। मान लेते हैं x होगी, लेकिन एक राशि जब बढ़ रही है दूसरी राशि घट रही है। ठीक, और एक राशि जब घट रही है तो दूसरी राशि बढ़ रही है। तो इससे आप क्या कह सकते हैं, ये कैसा प्रतिलोम समानुपात होगा। तो तीरों की दिशा जो है वह एक इधर तो दूसरी उल्टी लग जाएगी। अब इसके बाद इसको लिख सकते हैं 5/12 और फिर तीर के हिसाब से बराबर x/24। यहाँ x पहले लिखेंगे फिर बटे 24, जैसा तीर का निशान है वैसे। अब यहाँ पे तिर्यक गुणा कर लीजिए, ये x का गुणा 12 में होगा तो 12x और फिर 5 का गुणा 24 में होगा तो 24 गुणे 5 हो जाएगा। और x की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें, x बराबर हो जाएगा 24 गुणे 5/12। 12 उधर गुणे में है और इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक, और 12 दूनी 24, 2 और x बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे 5 यानी कि 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसका जो मान आ गया, इस जीवा की जो लंबाई हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। देखिए आप देख रहे हैं दूरी जैसे बढ़ेगी वैसे जीवा की लंबाई घटेगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये पहले वाली जीवा जो 5 सेंटीमीटर पे है कितनी दूर, ये कितनी है, ये 24 सेंटीमीटर लंबी है और ये जीवा जो है वह 10 सेंटीमीटर लंबी आ जाएगी। तो ये तो आपने सॉल्व कर लिया इस मेथड से, समानुपात से। अब यहाँ पे अगर आपको सॉल्व करना हो तो आप देखिए, किसी भी वृत्त में केंद्र से अगर आप जीवा पे लंब डालते हैं, दूरी तो हमेशा लंबवत मापी जाती है। आप दूरी नापते हो तो हमेशा लंबवत नापते हो। तो ये केंद्र से जीवा की जो दूरी होगी वह 5 सेंटीमीटर नापेंगे तो ये लंब होगा और ये 90 अंश का कोण होगा। ठीक, अब इसी में देखिए ये जो O और यहाँ पे अगर M बिंदु मान ले, ये OM जो है वह AB जीवा पे लंब है, ये AB पॉइंट है, AB जीवा है। अब इस पे जब ये लंब है तो किसी भी वृत्त में केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। अब पूरे जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तो 2 बराबर भागों में जब बांट दिया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। AM भी 12 सेंटीमीटर
और एम बी भी 12 सेंटीमीटर। अब ए और ओ को मिला दीजिए तो ये भी कोण कितना है 90 अंश है। और त्रिभुज ओ एम ए में ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है ये आपका ए एम जो है वह 12 सेंटीमीटर और ये जो है ओ एम ये 5 सेंटीमीटर है। और ये 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण जो है ये कितना हो जाएगा, इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर। 12 का वर्ग करेंगे 144, 5 का वर्ग करेंगे 25, दोनों को जोड़ेंगे 169 और अंडर रूट वर्ग लेंगे तो ये आ जाएगा 13। ओए जो आ जाएगा 13 सेंटीमीटर आ जाएगा इसकी लंबाई। ठीक, अब आपको इसका त्रिज्या मिल गया। ठीक, त्रिज्या आपको मिल गया तो अब इसी में आप इसी जब केंद्र से यहां आपको दूसरे त्रिज्या नापना है, जो दूसरी जीवा की लंबाई आपको नापना है, जब ये आपका 12 सेंटीमीटर जो है दूरी पे है। ठीक, तो इसकी लंबाई आपको बताना है, इसको आप बोल दीजिए सी और डी पॉइंट, सी और डी पॉइंट, और ये आपका ओ पॉइंट है और ओ सी ये आपको पता है 13 सेंटीमीटर है, ये 12 है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय से 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। और ये आधा है आपका और ये भी 5 हो जाएगा, 5 और 5 कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। ठीक, तो यहां से हमने त्रिज्या निकाल लिया। त्रिज्या की मदद से, फिगर की मदद से ही हम इसको निकाल लेंगे। इस जीवा की जो लंबाई हो जाएगी 5 5 10 सेंटीमीटर, तो इस फिगर से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये नहीं लगाना चाहते हैं समानुपात। तो इस तरीके से ये प्रश्न आप समझ गए। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 74 है, एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई जिसकी केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये आपका एक वृत्त है जिसका केंद्र जो है आपका O है। अब O से बोल रहा है कि 12 सेंटीमीटर दूरी पे स्थित एक जीवा है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर दूरी पे स्थित। अब मान लेते हैं ये O और ये M पॉइंट और ये आपका A और B। ठीक, और जीवा की जो दूरी बता दिया है 12 सेंटीमीटर बता दिया है, और जो एक वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है और जीवा की लंबाई आपको बता दिया है टोटल 10 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 5 और ये भी हो जाएगा 5। आपसे क्या पूछ रहा है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल अभी जो हमने प्रश्न किया वही प्रश्न ही है, समझ लीजिए। ये 90 अंश ओ ए को मिला देंगे आप, उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो ओ ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर। तो देखिए ए एम कितना है आपका, जो आपकी जीवा है वह दो भागों में बढ़ती है जब केंद्र से लंब डाला जाता है। पूरी जीवा 10 सेंटीमीटर तो ये 5 सेंटीमीटर, ए एम का वैल्यू 5, और ओ एम जो आपको दिया है 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 25 धन 144, ये आ जाएगा 169, और ए का स्क्वायर 169, तो ओ ए का स्क्वायर 169, तो ओ ए बराबर हो जाएगा 13 का स्क्वायर करने में, और ये वैल्यू क्या आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ओ ए की जो वैल्यू आ गई, जो त्रिज्या आ गई आपकी, वह कितनी आ गई, वह आ गई 13 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप आसानी से त्रिज्या निकाल लोगे। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड आपका पिछला प्रश्न मैंने आपको समझाया ही था बिल्कुल, तो ये भी आपका पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो ये देखिए कितना आपके लिए आवश्यक है जानना प्रमेय, इस तरीके से इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना वृत्त में। ठीक है, तो यहाँ पे आप इतनी चीजें समझ गए होंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग इसी प्रकार से अच्छे ढंग से क्लासेस की तैयारी कर पाए, अपने सीरीज को कम समय में पढ़ पाए। ठीक है, अब अगर सभी प्रश्न समझ में आ गए हैं तो डेली की क्लासेस की तरह यस लिख करके कमेंट करिए। किसी क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो तो क्वेश्चन नंबर आप लिख करके कमेंट करिए। ठीक, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बगल बेल आइकन होता है उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको
मिल पाए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो लोग भी एक बार देख लें कि ऑल वाली बटन जो है, जो घंटी का निशान है, उसको आपने प्रेस किया है या नहीं किया है। अब इसी तरीके से सभी विषय आपको पढ़ाए गए हैं। सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सभी विषयों को पढ़िए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और नीचे ऐप का लिंक दिया गया है। अगर आप कम समय में सभी पीडीएफ के माध्यम से, सभी टेस्ट सीरीज के माध्यम से, मतलब कम समय में अगर आप चाहते हैं कि आपकी बिल्कुल फोकस्ड और अच्छे ढंग से तैयारी हो, तो आप ऐप थर्ड सेमेस्टर कोर्स जरूर ज्वाइन करिए। अब ये आगे के प्रश्न जो हैं, जो बचे हुए प्रश्न हैं आपके 15 प्रश्न इसके बाद बचेंगे, जो हम अगले क्लास में कर लेंगे और आपका सभी पूरा जो है सिलेबस इसका पवन सीरीज जो हो जाएगा वह खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से राजन सीरीज और पवन सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। और जिन लोगों ने कंप्लीट किया है वह बहुत बधाई के पात्र हैं कि आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि आप अब पेपर में 1 घंटे में पूरा का पूरा 25 में 25 करके ही आओगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और देख लीजिएगा और एक बार मास्टर क्लास देख लीजिएगा। आप बहुत अच्छे से पेपर करके आओगे, मुझे पूरा उम्मीद है। लेकिन आप खुद की प्रैक्टिस में कोई कोताही मत बरतिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है इस तरीके से आप बहुत ही अच्छा करके आओगे पेपर। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।